अवनी ने एक नज़र उसे देखा और गुस्से से बोली, तुम मेरा दिमाग मत खराब करो, मेरे सामने मत आया करो। तुम्हें समझ नहीं आ रहा तुम क्या करना क्या चाहते हो। रेयान में इतना सुनते ही बड़े आराम से और सीधे सीधे कहा, तुमसे शादी करना चाहता हूँ और कुछ नहीं चाहता। तुम मुझसे शादी कर लो, मैं कुछ नहीं करूँगा। इतना सुनते ही अवनी के चेहरे पर गुस्से भरे भाव आने लगे और वो गुस्से से उसे देखने लगी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था, उसे धोखा देने के बावजूद भी इंसान ये बात कर रहा था। उसने गुस्से से एक जोरदार थप्पड़ उसके गालों पर रसीद कर दिया। उसके ऐसा करते ही रेयान के चेहरे पर गुस्सा भर आया था और वहां आई रोहिणी जी ने जैसे ही आवाज सुनी उन्होंने उसे तरफ देखा। रेयान गुस्से से उसे घूरने लगा और रोहिणी जी ने पूछा, ये आवाज कैसी थी? क्या हुआ, तुम दोनों के बीच बात हो रही थी क्या? किचन में कुछ गिराया क्या था? ये आवाज कैसी थी? उनकी बात सुनते ही दीप्ति भी बाहर आई और उसने कहा, नहीं मम्मी जी, किचन में तो कुछ नहीं हुआ। अवनी ने बात संभालने की कोशिश करते हुए कहा, कुछ नहीं माँ, वो बस मेरा हाथ लग गया था। रेयान के हाथ पर उसी की आवाज थी। रेयान दांत पीसते हुए उसे घूरने लगा और वो जैसे ही कुछ कहने लगा इतने में नित्यम वहां आ गया। नित्यम को देखते ही रेयान चुप हो गया और नित्यम ने भी आंखों ही आंखों में उसे चुप रहने का इशारा किया, क्योंकि वो ऊपर से यह सारा दृश्य देख चुका था। अवनी मन मन में ही बोली, अभी माँ ने नहीं देखा इसलिए मैं बच गई, वरना पता नहीं वो क्या कहती, और उसने तो मेरा दिमाग खराब करके रख दिया। पता नहीं है मुझसे चाहता क्या है, कभी मुझे शांत रहने भी देगा या नहीं, परेशान करके रख दिया इसमें मुझे। रोहिणी जी दीप्ति के साथ किचन में चली गई और रेयान उन दोनों को घूरता हुआ आगे बढ़ गया। उसके जाते ही नित्यम में मुस्कुराते हुए उसे शरारती लहजे में कहा, वाह टीचर जी, थप्पड़ तो बहुत तगड़ा मारती है आप। अवनी ने उसे घूरा और बोली, तुम्हें चाहिए क्या? वो तुरंत बोला, नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। नित्यम ने जैसे ये कहा अवनी के होठों पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आ गई, जो देखकर वो भी मुस्कुरा दिया और उसने पूछा, वैसे थप्पड़ क्यों मारा तुमने उसे? ऐसी बात ही कर रहा था, अवनी ने एकदम ही कहा, लेकिन फिर चुप हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था उसे नित्यम को ये बताना भी चाहिए या नहीं। रेयान ने जो कहा था उसके बाद वो कंफ्यूज थी। नित्यम उसकी तरफ देखने लगा और उसने एक बार सवाल किया, ऐसा भी क्या कर दिया था उसने? अवनी अपनी असमंजस में थी, उसे समझ नहीं आ रहा था वो बताएं या नहीं। उसने कुछ पल तक सोचते रहने के बाद धीरे से कहा, वो मुझसे कह रहा था वो मुझसे शादी करना चाहता है। इतना सुनते ही नित्यम अवनी की तरफ देखने लगा, उसे गुस्सा आने लगा था। उसने गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी बंद कर ली और अवनी ने मुंह बनाकर कहा, मैं सच कह रही हूँ, मैंने अभी कुछ नहीं कहा था। वो सामने से आकर ये बोल रहा था, उसने परेशान करके रख दिया था मुझे, इसलिए मैंने बस पूछा वो चाहता क्या, तब उसने ऐसा कहा। नित्यम दांत पीसते गुस्से से बोला, उसे तो मैं बताता हूँ अभी। जैसे ही वो आगे बढ़ने लगा अवनी ने उसकी कलाई थाम ली। उसकी कलाई थामते हुए धीरे से बोली, नहीं प्लीज, तुम्हें मेरे लिए उससे झगड़ने की जरूरत नहीं है, इस तरह अच्छा नहीं लगता है। कुछ भी है वो तुम्हारा भाई है, मैं नहीं चाहती तुम्हारी फैमिली में मेरी वजह से कोई दरार है। और रही बात उसकी मुझसे शादी करने की, तो मुझे पता है, मैं मैरिड हूँ और तुम मेरे हस्बैंड हो, तो शादी करने की तो कोई बात ही नहीं है ना। तुम प्लीज रिएक्ट मत करो, आई नो तुम्हें गुस्सा आ रहा है, पर मुझ पर तो ट्रस्ट कर सकते हो। उसकी बातें सुनकर वो शांत हो गया और नजरें उसे पर थमी रह गई। वो जो कह रही थी बिल्कुल सही है, तो कह रही थी रेयान पर नहीं, पर वो अपनी बीवी पर तो यकीन कर सकता था। ये सोचते हुए उसने कुछ पल तक उसे देखते रहने के बाद बड़े ही नरमी से कहा, तुम पर तो मुझे बहुत यकीन है और मैं तुम पर यकीन कर सकता नहीं हूँ, करता हूँ, पर उस पर मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है, अभी नहीं, लेकिन एक ना एक बार मुझे उसे अच्छे से सीखना ही पड़ेगा कि जो शादीशुदा हो उससे शादी नहीं होती। नित्यम की बात सुनकर अवनी हल्का सा मुस्कुराई और बोली, तुम ऑफिस जा रहे हो? हाँ बस मैं ऑफिस से जा रहा था, तभी देखा मेरी बीवी तो खतरनाक रूप में आई हुई है। उसने जानबूझकर कुछ मजाकिया लहजे में कहा था, जो सुनकर अवनी के होठों पर भी एक मुस्कुराहट आ गई और उसने बड़े ही आराम से जवाब दिया, खतरनाक तो मैं हूँ बहुत, तो तुम भी बच के रहो मुझसे। नित्यम हल्का सा हंस दिया और उसमें हंसते हुए ही जवाब दिया, अच्छा ठीक है। अवनी को भी एक बार फिर हंसी आ गई। दूर खड़ी मीनल जी उन दोनों को देख रही थी। जब उन्होंने उन दोनों को नॉर्मल होते एक दूसरे से बात करते हुए देखा तो उनके लबों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई और वो अपने आप में ही बोली, भगवान करे ये दोनों हमेशा ऐसे ही खुश रहे।
मैं नहीं चाहती जिस तरह से मेरा रिश्ता खराब है वैसे इन दोनों के बीच कभी भी हो, इसीलिए मैं बस इन दोनों के बारे में इतना सोच रही थी, पर आज इन दोनों को देखकर लगता है ये दोनों ठीक है एक दूसरे के साथ, बस मिशा इन दोनों के बीच में ना आए। मिशा अपने घर से बाहर निकल गई। जैसे ही वो बाहर निकली एक वाइट कलर की गाड़ी थी, वो जाकर उसमें बैठ गई। उसमें बैठते ही उसकी दोस्त ने पूछा, तू शॉपिंग के लिए इतनी जल्दी मान गई, पर आंटी तो मना कर रही थी। मिशा ने मुस्कुराते हुए बड़े ही आराम से जवाब दिया, मॉम का तो तुझे पता है ना सारा, उनको हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, पर उनके कहने से मैं कुछ नहीं करती। तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे जो करना है मैं वो करके रहती हूँ। अच्छा ये बता, तू जो कह रही थी नित्यम का उसके घर क्यों जा रही है, तू उसकी तो शादी हो गई ना? सारा ने जैसे ये पूछा मिशा के चेहरे पर गुस्सा आने लगा और वो अपने गुस्से को दबाते हुए बोली, कोई जरूरत नहीं तुझे बकवास करने की, नित्यम मेरा है और मेरा ही होकर रहेगा। अवनी वापस मुस्कुराकर बोली, अच्छा तो तुम जाओ बाय। उसके बाय कहते हैं नित्यम की नज़र उसे पर आई और उसने मुस्कुराकर एक नज़र उसे देखा और आगे बढ़ गया। उसके दिल में एक अजीब सा सुकून भर आया था, ना जाने क्यों उसका ये कहना उसे बहुत ही अच्छा लगा और वो उसी के बारे में सोचता हुआ अपनी गाड़ी तक आ गया। अपनी गाड़ी के पास आकर जैसे ही वो अंदर बैठा उसके फोन पर नरेन का कॉल आने लगा। जैसे ही नित्यम ने कॉल रिसीव की सामने से नरेन की आवाज आई, ये क्या सुन रहा हूँ मैं, आज मुझे माँ से पता चला है कि तूने उन लोगों को इनवाइट किया है। अच्छा आपकी मदर इन लॉ? हाँ उनकी बात कर रहा हूँ मैं, पर तूने उन लोगों को इनवाइट क्यों किया है? नरेन ने जैसे ये सवाल किया नित्यम शांत हो गया और नरेन ने कुछ नाराज होकर कहा, तुझे समझ नहीं आ रहा तू क्या कर रहा है? ये मिशा अगर आएगी तो तेरे और अवनी के लिए बहुत प्रॉब्लम्स होगी, क्यों नहीं समझाना चाह रहा है? क्यों गलत काम कर रहा है? भाई कुछ नहीं होगा, नित्यम ने आराम से कहा और फोन रख दिया। लेकिन नरेन परेशान हो गया और वो अपने आप में ही बोला, इसे कैसे समझाऊं मैं, वो लड़की इतनी भी शांत नहीं है जितना ये समझ रहा है, उसके दिमाग में अभी से कुछ ना कुछ जरूर चल रहा होगा। नित्यम ऑफिस आया, जैसे ही उसने अंदर कदम रखा रिसेप्शन पर बैठी कोमल उसे देखने लगी और उसने उसे देखते ही गुड मॉर्निंग कहा। नित्यम ने सर हिलाया और आगे बढ़ गया। उसके जाते ही वो बोली, ओ गॉड इनाया फाइनली अब आ गई है। जब उसे पता चलेगा सर की शादी हो गई तब क्या होगा, बेचारी क्या रिएक्ट करेगी? नित्यम गहराई से सब की तरफ एक नज़र डालते हुए आगे बढ़ता हुआ जैसे ही अपने केबिन के पास आया उसका फोन बजने लगा। अपना कॉल रिसीव करते हुए वो अपने केबिन के अंदर आ गया। हेलो, उसने इतना कहा तभी दूसरी तरफ से आरव की आवाज आई, हाँ नित्यम मुझे एक्चुअली तुझसे मिलना था, तू आज तो फ्री होगा? एक जो मैंने रेस्टोरेंट की बात की थी हम उस पर प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं। ओके डील के लिए मैं तुझे आज ही मिलता हूँ, पर काम हम 2 दिन बाद शुरू करेंगे। श्योर, आरव ने कहा और नित्यम अपनी चेयर पर बैठा और उसने पूछा, तेरी लाइफ में सब सही चल रहा है? अपने दोस्त की ये आवाज सुनते ही आरव के चेहरे पर एक अजीब सा भाव आ गया और उसने गहरी सांस भरते हुए जवाब दिया, पता नहीं सब सही है या नहीं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि सब सही रहे। मैं कुछ कह नहीं सकता सब सही रहेगा या नहीं, लेकिन मेरी कोशिश है कि सब अच्छी तरह से हो। मैं अपने इस रिलेशनशिप को एक टाइम देने के लिए रेडी हूँ। उसका ये फैसला सुनकर नित्यम को अच्छा लगा और उसने बहुत ही आराम से कहा, बिल्कुल सही फैसला लिया है तूने, तुझे यही फैसला लेना चाहिए था। आई नो पिया को भूल पाना तेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, पर क्या कर सकते जब वो ये चाहती ही नहीं थी। एक बार फिर पिया का नाम सुनकर आरव परेशान हो गया था। अवनी ने जो थप्पड़ आज रेयान के गाल पर मारा था उसकी गूंज रेयान को अभी सुनाई दे रही थी और उसे बहुत ही गुस्सा भी आ रहा था। सबके सामने वो कुछ नहीं बोल पाया क्योंकि नित्यम वहां आ गया था। वो जरूर कोई ना कोई बहाना बना देता, लेकिन ये बर्दाश्त कर पाना उसके बस के बाहर होता जा रहा था। वो गुस्से से अपने आप में ही बोला, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं अवनी, अब तक तुम मेरी जिद बनी थी, लेकिन जैसी हरकतें तुम करती जा रही हो उसके बाद तुम मेरा पागलपन बनती जा रही हो और मेरा पागलपन बहुत खराब है। शायद तुम ये भूल गई हो, तुम्हें बहुत जल्द एहसास दिला दूंगा। रेयान गुप्ता आखिर है कौन? उसकी आंखों में एकदम ही लाली उतर आई थी और गुस्सा उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। उसने एक बार फिर किसी को कॉल की। जैसे ही कॉल रिसीव हुआ उसने गंभीरता से पूछा, कहाँ तक हुआ तेरा काम, कब तक वो फोटोज मेरे पास आएंगे? सर 2-4 दिन लगेगा। दूसरी तरफ से जब ये आवाज आई उसने गुस्से से कहा,
जल्दी से जल्दी मुझे यह सब चाहिए और एड्रेस मैंने सेंड कर दिया, इस एड्रेस पर भेजो। रेयान ने अब कॉल कट कर दी और उसके चेहरे पर एक बेशर्मी भरी मुस्कुराहट आ गई। बेशर्मी से मुस्कुराते हुए उसने अपने आप में ही एक बार फिर कहा, अवनी अब क्या करोगी, तुम कैसे मेरा सामना करोगी? मेरी चाल इस बार तुम पर भारी पड़ेगी और देखता हूँ तुम्हारा वो पति क्या करता है। बहुत शौक है ना उसे तुम्हारे आगे खड़े रहने का, अब देखता हूँ कब तक वो तुम्हारे आगे खड़ा रहता और कब तक इन सब के बीच तुम खुद को सही साबित करती हो। नित्यम अपने केबिन में बैठा हुआ था, तभी उसके केबिन का डोर लॉक हुआ। उसने गंभीरता से कहा, कम इन, और वैसे ही एक लड़की अंदर आई। इनाया को देखते ही नित्यम ने गंभीरता से कहा, मिस इनाया कहाँ गायब थी आप, और मुझे बताना भी अपने जरूरी नहीं समझा? इनाया ये सुनते ही नजरें झुकी और धीरे से बोली, आई एम सॉरी सर, एक्चुअली मैंने बता दिया था बट आप उस वक्त ऑफिस में नहीं थे इसलिए आपको पता नहीं चला। नित्यम को याद आया इन दिनों अपनी शादी में वो बहुत बिजी हो गया था, इसीलिए शायद उसे पता नहीं चला होगा, इसीलिए उसने इस बात को टालते हुए कहा, इट्स ओके। आप मुझे ये बताइए आज का शेड्यूल क्या है? इनाया ये सुनते ही उसे देखने लगी थी, उसकी नज़र उसे पर टिक गई। वो उसका चेहरा गौर से देखने लग गई थी और उसको देखते हुए उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। मुस्कुराते हुए वो मन ही मन में बोली, आज बॉस कितने खुश लग रहे हैं, लगता है कुछ हुआ इनकी लाइफ में जो ये खुश है। फाइनली वो दिन आया कि उन्हें खुश देखा जा सकता है। नित्यम ने नज़र उठाई, जैसे ही उसने उसे खुद को देखा पाया वो एकदम ही बोला, मिस इनाया मैंने आपसे कहा मेरा शेड्यूल बताइए। वो एकदम ही हड़बड़ाई और उसने जल्दबाजी में कहा, यस बॉस। वो अब एक नोटपैड उसके सामने रखकर बोली, आज तो मीटिंग है। वो उसे सब बताते हुए लगातार उसे देख रही थी और नित्यम की नज़र डायरी पर पड़ी हुई थी। वो गंभीरता से बिना उसकी तरफ देखे उसकी बातें सुन रहा था। अवनी अपने कमरे में आ गई थी। आज रेयान ने जो कहा वो बात उसने नित्यम के सामने कही और नित्यम का गुस्सा देखकर उसने उसे तो शांत करवा दिया था, पर रेयान की कही ये बात उसके खुद के दिमाग में चल रही थी। उसने जो कहा था और जिस तरह से कहा था वो बात वह भूल नहीं पा रही थी। उसके बारे में सोचते हुए वो अपने आप में ही बोली, अब पता नहीं ये मेरी जिंदगी में क्यों सारी मुश्किल पैदा कर रहा है। पता नहीं अब ये मुझे चाहता क्या है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, मुझे शांत क्यों नहीं रहने देता। जब मैं इससे आगे बढ़ चुकी हूँ तो इसे समझ क्यों नहीं आ रहा। जब मैं इसके साथ चाहती थी तब तो ये मेरा साथ नहीं चाहता था और अब इसे मेरा साथ चाहिए। रेयान के पागलपन पर उसे गुस्सा भी आ रहा था, वो चिढ़ रही थी उसके इस हरकतों पर। पूर्वी आरव की माँ के पास बैठी हुई थी। सुनंदा जी ने मुस्कुराते हुए उसे देखकर कहा, तू बहुत अच्छी है बेटा, वो तेरे बारे में कुछ गलत नहीं सोचता और ना ही सोचेगा, तू जैसी है उसके बाद उसको कुछ गलत सोचना हो नहीं चाहिए। मेरा बेटा थोड़ा गुस्से वाला है लेकिन वो इतना बुरा नहीं है, तू परेशान मत हो, मैं उसे समझाऊंगी, वो कभी तुझे परेशान नहीं करेगा। उनकी बात सुनकर पूर्वी ने बड़े ही शांत लहजे में जवाब दिया, जी माँ, अभी वो कल से थोड़ा कम गुस्सा कर रहे हैं, मतलब फालतू में मुझे कुछ नहीं बोलने पर। हाँ, वो मुझसे नाराज है, यह बात मुझे पता है। दीदी ने जो किया उसके बाद आप लोगों का नाराज होना बनता भी है, पर मुझे सच में कोई आइडिया नहीं था वो ऐसा करेगी। अपनी बहन के बारे में सोचकर वो उदास हो गई, उसकी वजह से उसे ये सब झेलना पड़ रहा था। पिया का नाम आते ही सुनंदा जी को भी गुस्सा आने लगा, लेकिन उन्होंने उसकी बात टालते हुए कहा, तो उसके बारे में बात ही मत कर, उसका नाम मत लिया कर और आरव के सामने तो बिल्कुल मत लेना। देख बेटा, मैं जानती हूँ तेरी बहन है वो, लेकिन आरव के साथ जो उसने किया है वो आरव का अतीत है और कोई भी पत्नी नहीं चाहेगी उसका अतीत उसके सामने आए, तो तेरे लिए ही अच्छा होगा जितना तू उसकी बात नहीं करेगी। अपनी सास की बात सुनकर पूर्वी अपने आप में ही बोली, आपको ये लगता है वो उनके सामने नहीं आएंगी, लेकिन मैं जानती हूँ वो उनके सामने जरूर आएंगी। उन्होंने उन्हें क्यों छोड़ा ये तो मैं नहीं जानती, पर दीदी इतनी आसानी से अपनी कोई भी चीज़ छोड़ नहीं सकती है। वो जरूर सामने आएगी, कब और कैसे ये तो मुझे नहीं पता, और जब वो सामने आएगी तब मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या होगा। आरव जी मुझे छोड़ देंगे? शायद हाँ, वो मुझे छोड़ देंगे। ये सोचते ही वो परेशान हो गई थी। पिया का नाम आते ही सुनंदा जी को भी गुस्सा आने लगा, लेकिन उन्होंने उसकी बात टालते हुए कहा,
तो उसके बारे में बात ही मत कर, उसका नाम मत लिया कर और आरव के सामने तो बिल्कुल मत लेना। देख बेटा, मैं जानती हूँ तेरी बहन है वो, लेकिन आरव के साथ जो उसने किया है वो आरव का अतीत है और कोई भी पत्नी नहीं चाहेगी उसका अतीत उसके सामने आए, तो तेरे लिए ही अच्छा होगा जितना तू उसकी बात नहीं करेगी। अपनी सास की बात सुनकर पूर्वी अपने आप में ही बोली, आपको ये लगता है वो उनके सामने नहीं आएंगी, लेकिन मैं जानती हूँ वो उनके सामने जरूर आएंगी। उन्होंने उन्हें क्यों छोड़ा ये तो मैं नहीं जानती, पर दीदी इतनी आसानी से अपनी कोई भी चीज छोड़ नहीं सकती है। वो जरूर सामने आएगी, कब और कैसे ये तो मुझे नहीं पता, और जब वो सामने आएगी तब मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या होगा। आरव जी मुझे छोड़ देंगे? शायद हाँ, वो मुझे छोड़ देंगे। ये सोचते ही वो परेशान हो गई थी। पूर्वी को सोच में डूबा देखकर सुनंदा जी ने बहुत ही आराम से उसे समझाते हुए कहा, देख बेटा, मैं जानती हूँ तू अपनी बहन के बारे में सोच रही होगी, लेकिन उसके बारे में सोचकर अपना रिश्ता मत खराब करना, और तुझे आज नहीं तो कल खुद भी नहीं अच्छा लगेगा कि तेरा पति तेरी बहन के बारे में सोचे। पूर्वी फीका सा मुस्कुरा दी और उसने मुस्कुराते हुए कहा, माँ हम कुछ भी कहे लेकिन वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, इतनी आसानी से नहीं भूल पाएंगे एक दूसरे को, और मुझे पता है आरव जी आज भी दीदी से प्यार करते हो, बहुत प्यार करते हैं। मैं उन दोनों के बीच में नहीं आना चाहती हूँ, जो हुआ उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती थी। उसकी बातें सुनकर सुनंदा जी ने एक बार फिर उसे समझाने की कोशिश की, पर बेटा जो हो गया वो हो गया, उसके बारे में नहीं सोच। अब तुम उसकी पत्नी हो, तुझे सिर्फ उसके बारे में सोचना चाहिए, अपनी बहन को छोड़। पूर्वी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जी मैं आपकी बातें समझ गई। पिया होटल के कमरे में अभी बैठी हुई थी, उसने एक बार फिर आरव को कॉल करना चाहा। उसने अब अपना फोन हाथ में लिया और जैसे ही उसने उसे कॉल की, आरव ने आज कॉल रिसीव किया। आरव ने फोन कान से लगाकर गंभीर आवाज में कहा, हेलो डॉट। आरव की आवाज कानों में पड़ते ही पिया की आंखों में आंसू आ गए और उसने धीरे से कहा, आरव में पिया। पिया का नाम सुनते ही, उसकी आवाज सुनते ही आरव के चेहरे पर हैरानी भरे भाव आ गए और उसने अगले ही पल गुस्से से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कॉल करने की, तुम समझती क्या हो अपने आप को? पिया ने धीरे से ही कहा, प्लीज मेरी बात सुन लो, मैं जानती हूँ मैंने बहुत गलत किया है तुम्हारे साथ, पर मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था मेरे घर वाले ऐसा करेंगे। उन्होंने मेरी जगह पूर्वी को बैठा दिया, इसका अगर मुझे आइडिया होता तो कभी नहीं जाती मैं तुम्हें छोड़कर। जाना नहीं चाहती थी, पर अगर मैं तुमसे शादी कर लेती तो मेरा करियर, तो अपने करियर पर फोकस करो, मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है। आरव ने उसकी बात काटी। पिया ने ये सुनकर उदास होते हुए उदास से आवाज में कहा, नहीं दे सकती मैं ध्यान, मुझे एजेंसी से निकाल दिया गया, मैं मॉडलिंग भी नहीं कर पा रही हूँ, बहुत टफ हो गया मेरे लिए सब कुछ। प्लीज मेरी हेल्प करो, तुम्हारे अलावा कोई नहीं है जो मुझे इस कंडीशन में समझ सकता है। तुम मुझे समझते हो, मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत नाराज हो, पर प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। आरव में जब ये सब सुना, उसके चेहरे पर तंज भरी मुस्कुराहट आ गई। उसे लग रहा था वो लड़की उसे प्यार करती है, तभी आज वो उसके पास सबसे पहले कॉल कर रही थी, लेकिन उसे जब उसकी जरूरत थी तब उसने उसे कॉल की थी। ये बात उसे बुरी लगी और वो बहुत ही गुस्से से बोला, तुम्हारे लिए कुछ भी मुझे करने की जरूरत नहीं है, ना ही मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगा, इसलिए मुझसे कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, मुझसे दूर रहो और मुझसे कुछ भी एक्सपेक्ट मत करना। पिया ने एक बार फिर बोलने की कोशिश की, पर मैं किसकी हेल्प लूँ, कोई नहीं है मेरा, प्लीज समझने की कोशिश करो। वो इतना बोल ही रही थी तभी आरव ने कॉल कट कर दिया और पिया की आंखों में आंसू आ गए। वो अपने आप में बोली, मैंने तुम्हारे साथ जो किया उसकी बहुत बड़ी सजा मिल गई है मुझे, मैं अब कैसे सरवाइव करूंगी मुझे नहीं पता। मेरी अपनी फैमिली मुझको नहीं समझेगी, मैं वापस नहीं जा सकती, ना मैं तुम्हारी मदद ले सकती हूँ, तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। आरव के चेहरे पर गुस्से भरे भाव थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था वो लड़की आज भी उसका इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही थी। जब उसे जरूर हुई तब उसने उससे कांटेक्ट कर लिया और ऐन मौके पर उसे शादी के मंडप में अकेला छोड़कर चली गई। उसने गुस्से से अपने आप में ही कहा, तुम अब कितनी भी कोशिश कर लो मैं तुम्हारी तो बिल्कुल भी कोई मदद नहीं करने वाला। तुमने अपने लिए मेरे दिल में खुद ही नफरत पैदा की है, उसके बाद तुम मुझसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकती हो। नित्यम जब घर आया उसने देखा हॉल में सबके साथ अवनी भी बैठी हुई थी।
उसने एक नज़र उसे देखा और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। इस वक्त रेयान अपने कमरे में था। उसके दिमाग में जो चल रहा था वो करने की जल्दबाजी उसे थी। नित्यम ने एक नज़र उसके कमरे पर डाली। उसने उसे कमरे में देखा तो अपने आप में ही बोला, अब पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा है। ये कोई तमाशा करे, उससे पहले इसे रोकना होगा। जैसे ही वो अपने कमरे में आया, पीछे पीछे अवनी भी आ गई थी। उसने अवनी को देखते ही पूछा, तुम क्यों आई? तुम तो सबके साथ थी ना? हाँ, वो एक्चुअली भाभी ने कहा तुम्हें कुछ चाहिए होगा तो। अवनी में जैसे ये कहा, नित्यम मुस्कुरा दिया और उसने बहुत ही आराम से जवाब दिया, अरे नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम जाओ सबके साथ, मैं नीचे ही आ रहा हूँ चेंज करके। उसकी इतना कहते ही अवनी ने एक नज़र उसे देखा और वो धीरे से बोली, क्या तुमने भाभी की फैमिली को इनवाइट कर दिया है? हाँ, मैंने बोल दिया, वो लोग आ जाएंगे, आंटी ने बोला मुझे। अवनी ने जैसे ये सुन, एक बार फिर उसके दिमाग में मिशा की बातें चलने लग गई। उसने धीरे से पूछा, क्या मिशा भी आएगी? नित्यम ने ये सुनते ही उसकी तरफ देखा। उसे अपने भाई की कही बात याद आने लगी और उसने कहा, जब बोला है तो वो भी आएगी ही। अवनी ने जैसे ही ये सुना वो मुस्कुरा दी और उसने बोला, नहीं, मैं इसलिए नहीं पूछ रही थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे लगा शायद वो जो हुआ उसके बाद ना आए। आई डोंट नो, मैं कह नहीं सकता, पर मुझे लगता नहीं है वो नहीं आएगी। वो जरूर आएगी। नित्यम ने इतना कहा और अपने कपड़े लेकर बाथरूम की तरफ बढ़ गया। उसके जाते ही अवनी के चेहरे पर परेशानी दिखने लगी। वो परेशान नजर आ रही थी। वो अपने आप में ही बोली, कहीं चाचा जी ने जो कहा है वो सच ना हो जाए, कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी ना मिशा को बोलकर। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैंने गलत किया या सही किया? वो अपनी उलझन में नजर आ रही थी और बहुत ही परेशान लग रही थी। उसे अब कुछ देर पहले हुई बात याद आने लगी। अवनी ने जैसे ही ये सुना वो मुस्कुरा दी और उसने बोला, नहीं, मैं इसलिए नहीं पूछ रही थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे लगा शायद वो जो हुआ उसके बाद ना आए। आई डोंट नो, मैं कह नहीं सकता, पर मुझे लगता नहीं है वो नहीं आएगी। वो जरूर आएगी। नित्यम ने इतना कहा और अपने कपड़े लेकर बाथरूम की तरफ बढ़ गया। उसके जाते ही अवनी के चेहरे पर परेशानी दिखने लगी। वो परेशान नजर आ रही थी। वो अपने आप में ही बोली, कहीं चाचा जी ने जो कहा है वो सच ना हो जाए, कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी ना मिशा को बोलकर। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैंने गलत किया या सही किया? वो अपनी उलझन में नजर आ रही थी और बहुत ही परेशान लग रही थी। उसे अब कुछ देर पहले हुई बात याद आने लगी। नित्यम के ऑफिस जाते ही अवनी अब अपने कमरे की तरफ जाने के लिए बढ़ने लगी। तभी उसे कॉरिडोर में मीनल जी खड़ी दिखी। मीनल जी को देखते ही उसने मुस्कुराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग चाची जी। गुड मॉर्निंग बेटा। उन्होंने भी मुस्कुराकर जवाब दिया और प्यार से उसके गाल पर हाथ भी रखा। वो बहुत ही शांत और नेक इंसान थी, ये बात अपनी को समझ आ रही थी। वो उनके पास ही खड़ी थी। तभी मीनल जी ने सवाल किया, नित्यम तुम्हारे साथ ठीक तो है ना? अवनी ने ये सुनकर मुस्कुराते हुए हाँ में जवाब दिया तो वो मुस्कुराकर बोली, बस बेटा इसी तरह खुश रहना उसके साथ। वैसे मेरे को एक बात पूछनी थी, पूछ सकती हूँ? उनकी इस तरह से सवाल करने पर उसने ना समझी से उनकी तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराते हुए उसने हाँ में सर हिलाया। तो मीनल जी ने गंभीरता से सवाल किया, तुमने नित्यम से मिशा को लेकर कोई बात तो नहीं की ना? नहीं, अवनी ने तुरंत कहा, जिस पर मीनल जी ने मुस्कुराकर कहा, उसके बारे में कोई बात करना भी मत। वो एक बहुत ही अजीब किस्म की लड़की है, हम मानते हैं। उसकी वजह से ही दीप्ति अपने घर से दूर होती जा रही है। हम सबको भी बहुत बुरा लगता है कि वो अपने ससुराल को मौका देने के चक्कर में अपने मायके से कटती जा रही है। लेकिन क्या करें बेटा, उसकी बहन ही ऐसी, ये बात वो भी समझती है, इसीलिए वो खुद भी कभी इस बात की शिकायत नहीं करती। इससे पहले भी मिशा ने बहुत तमाशा किया है। वो ऐसी ही लड़की है। पहले उसने नित्यम से शादी करने के लिए हाँ कर दी, सब कुछ उसके हिसाब से हो रहा था, और फिर इन मौके पर वही शादी से भाग गई। उसने सबके सामने कहा कि उससे शादी नहीं करेगी। मंडप में उसकी इतनी बेइज्जती हो गई सब लोगों के सामने। नित्यम तो ये भूल ही नहीं पा रहा था। उसने खुद को पूरी तरह से काम में झोंक दिया था और बस काम पर ध्यान देता, अपने आप पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। उसका रिश्तों पर से विश्वास उसके चक्कर में उठने लगा था। वो शादी करना ही नहीं चाहता था। वो तो इस बार दीदी ने उसे इतना मनाया और बात तुम्हारी थी तो वो जैसे तैसे मान गया।
मैं तो बस यही चाहती हूँ तुम दोनों साथ में खुश रहो, इसीलिए मिशा का जिक्र मत करना। उस लड़की का यहाँ ना आना, यहाँ ना होना ही बहुत सही है। अवनी जैसे ही ये सुना उसके चेहरे पर अजीब से घबराहट भरे भाव आ गए और उसने धीरे से कहा, पर मैंने तो नित्यम को कहा कि वो दीप्ति भाभी की फैमिली को इनवाइट कर दे। मीनल जी ने जैसे ये सुना हुआ वो नासमझी से उसकी तरफ देखने लगी और उन्होंने एकदम ही अब सवाल किया, क्या नित्यम ने ऐसा कर दिया? शायद हाँ, उसने ऐसा कर दिया। वो कह रहा था वो दीप्ति भाभी की फैमिली को इनवाइट कर देगा। वो एकदम ही अब बोली। मीनल जी इतना सुनते ही परेशान होकर बोली, अरे बेटा ये क्या गलती कर दी, उस लड़की का आना बहुत ही बेकार होगा, वो आएगी तो जरूर कुछ ना कुछ तमाशा करेगी। नित्यम चेंज करके आया, जैसे ही बाथरूम का दरवाजा उसने बंद किया वैसे ही अवनी अपने ख्यालों से बाहर आई और वो इसी बात को सोचकर परेशान हो रही थी। नित्यम ने एक नज़र उसे देखा और उसकी तरफ देखते हुए ही उसने सवाल किया, क्या हुआ, तुम किस सोच में गुम हो, कुछ चल रहा है तुम्हारे माइंड में इस वक्त? अवनी ने उसकी तरफ हड़बड़ा कर देखा और ना में गर्दन हिलाकर जैसे ही वो आगे बढ़ी उसका पैर लड़खड़ा गया, लेकिन वो गिरती उससे पहले ही नित्यम ने उसे बचाया और उसको थाम लिया। उसने उसकी कमर पर हाथ डाले उसे अपनी मजबूत बाहों के घेरे में ले लिया। अवनी और नित्यम की नजरें एक पल के लिए एक दूसरे पर आ रुकी। वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे, दोनों ही बिना किसी भाव के एक दूसरे को देख रहे थे। अवनी का अपने पास होना नित्यम की धड़कनों को बढ़ा गया। वो एकटक उसे देखते हुए अपने आप में ही बोला, पता नहीं जब ये पास होती तो मेरी हार्ट बीट से इतनी फास्ट क्यों हो जाती है। इसका देखना भी अलग ही असर करता है, समझ नहीं आता क्या लड़की क्या है, ये इतना क्यों असर करती है मुझ पर। अवनी ने खुद को सीधा किया और आहिस्ता से उससे दूर हो गई। वो उससे दूर हुई, नित्यम ने हड़बड़ाकर अपना हाथ पीछे कर लिया और वो धीरे से बोला, आई एम सॉरी, मैं बस तुम्हारी हेल्प कर रहा था। इट्स ओके, मुझे पता है। दोनों इस वक्त एक बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन में खुद को फील कर रहे थे। कुछ देर इसी तरह इधर उधर देखते रहने के बाद नित्यम ने कहा, तुम परेशान लग रही हो, कोई बात है तुम्हारे मन में तो तुम शेयर कर सकती हो। अवनी ने इतना सुनते ही कुछ पल सोचा और वो कुछ पल सोचने के बाद बोली, नहीं कुछ नहीं है, मैं बस ऐसे ही कुछ सोच रही थी। कोई बात नहीं है, मैं परेशान नहीं हूँ। आर यू श्योर तुम परेशान नहीं हो? नित्यम ने एक बार फिर पूछा। जवाब में अवनी ने मुस्कुराकर कहा, नहीं नहीं मैं परेशान नहीं हूँ, बस मेरे माइंड में कोई बात चल रही थी, एक्चुअली चाची जी कुछ कह रही थी, बस मैं वही सोच रही थी। कोई बात नहीं है। उसके मना करने पर अब नित्यम ने खास ध्यान नहीं दिया और वो भी मान गया उसकी कहीं बात। उसने भी अब बड़े आराम से सवाल किया, अच्छा वैसे ये सब छोड़ो, तुमने कल के लिए ड्रेस फाइनल कर लिया? हाँ, अवनी तुरंत बोली। उसके बाद हम कानपुर जा रहे हैं। ओके, अवनी ने बहुत ही कम शब्दों में जवाब दिया था। नित्यम उसे देख रहा था और अब उसके पास भी कहने को कुछ बचा नहीं। दोनों के बीच कभी कभी एक ऑकवर्ड साइलेंस आ जाती थी। नीचे मीनल जी चाय का कप लिए रसोई से बाहर निकल रही थी। उनके दिमाग में अवनी की बातें आने लगी और वो यही सोचते हुए अब अपने आप में ही बोली, मुझे समझ नहीं आ रहा वो लड़की समझती क्यों नहीं है इस तरह, अगर वो मौका देगी तो उन दोनों का ही रिश्ता खराब होगा। नित्यम कुछ भी है, आदमी है, आज उसे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कभी ना कभी मिशा अगर उस पर असर करने लगी तो इन दोनों के रिश्ते का क्या होगा? आखिर कब तक वो उसे इग्नोर करता रहेगा? बेशक दोनों के बीच कुछ खास रिश्ता नहीं था, लेकिन एक समय पर वो दोनों शादी करने वाले थे, कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। नित्यम के मन में उसके लिए वो यही सोच सोच कर परेशान थी कि अगर मिशा यहाँ आएगी तो क्या होगा। वो जरूर कुछ ना कुछ करेगी और इस बात का नित्यम पर कितना असर पड़ेगा ये सोचकर वो सारा घबराई हुई थी। उन्हें अवनी के लिए बुरा लग रहा था। अवनी और नित्यम नीचे आ गए। अवनी ने जैसे ही मीनल जी को देखा उसके जहन में उनकी बातें चलने लगी और इसी के बारे में सोचते हुए वो खुद में बड़बड़ाए, समझ नहीं आ रहा चाची जी की बात का क्या होगा। वैसे वो मिशा कम नहीं है, ये भी पता है मुझे। नित्यम आकर अपनी माँ के पास बैठ गया, तभी मीनल जी ने उसे चाय का कप पकड़ाया और वो कप थामे नित्यम मुस्कुराकर बोला, थैंक यू चाची। मीनल जी ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और अब वो अवनी की तरफ देखकर मुस्कुराकर बोली, तू भी बैठ जा, बैठा तेरे लिए चाय लेकर आती हूँ। इतना कहकर वो रसोई की तरफ चली गई। उनके जाते ही अवनी के मन में कुछ आया, वो भी उनके पीछे चल दी।
अवनी जैसे ही रसोई में आई उसने देखा मीनल जी चाय छान रही थी। अवनी ने उनके पास आकर मुस्कुराते हुए पूछा, चाची जी एक बात पूछूं? मीनल जी ने उसकी तरफ देखते हुए हाँ में सर हिलाया और वो बोली, हाँ बेटा बोलना, क्या पूछना है? उनकी हाँ सुनते ही कुछ पल तक सोचते रहने के बाद अवनी ने सवाल किया, क्या चाचा जी का बिहेवियर अजीब नहीं है? कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे वो आपके साथ खुश नहीं है। मीनल जी ने जैसे ही इतना सुना उनके चेहरे पर अजीब से भाव आ गए और वो उन भावों को छुपाने की कोशिश करने लगी। उन्होंने बिना किसी भाव के जवाब दिया, जब कुछ रिश्ते जबरदस्ती एक दूसरे के ऊपर थोप दिए जाए ना तो ऐसा ही होता है। मीनल जी की बात सुनकर अवनी ने पूछा, ऐसी भी क्या बात हो गई थी, आप ऐसा क्यों कह रही है? क्या आप कुछ छुपा रही है? घर में कोई बोलता नहीं है पर मुझे लगा जैसे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स है। अवनी की बात सुनकर वो फीका सा मुस्कुरा दिया और उन्होंने बहुत ही नरमी से कहा, हाँ बहुत नाराज है, मुझसे होना भी चाहिए। उन्हें लगता है उन्हें उनकी माँ ने फंसा दिया अपनी दोस्त की बेटी से शादी करवाकर, क्योंकि वो मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे। वो किसी और से शादी करना चाहते थे पर माँ ने ऐसा होने नहीं दिया, इसीलिए मेरे साथ ऐसे ही है। वो जिसे प्यार करते थे उनसे शादी करना चाहते थे लेकिन ऐसा उनकी माँ ने नहीं किया और उन्होंने उनकी शादी मुझसे करवा दी, तो सारा गुस्सा मुझ पर निकलते रहे जिंदगी भर। अवनी ने जैसी उनकी बात सुनी उसने हैरानी से उनकी तरफ देखा और वो अब समझ पा रही थी ऐसी क्या बात थी जो उन दोनों के बीच उसे अजीब लगती थी। उन दोनों का रिश्ता सामान्य नहीं था, राकेश जी उनके साथ खुश ही नहीं थे। अवनी एकदम ही सवाल किया, लेकिन इसमें आपकी क्या गलती? जो किया उनकी माँ ने किया, आपकी माँ ने किया, आप तो कहीं गलत नहीं थी ना? ये गलत बात है। और फिर अमायरा और सत्यम पर कितना असर पड़ेगा ये तो सोचना चाहिए उन्हें। अगर सोचते तो ऐसा थोड़ी करते, रहने दे बेटा, तू मेरे बारे में मत सोच, कुछ नहीं हुआ ऐसा। मुझे आदत पड़ चुकी है, बस तू अपनी जिंदगी को संभाल ले। मैं इसीलिए नहीं कह रही हूँ कि मुझे नित्यम पर कोई शक है, लेकिन आखिर कब तक कोई किसी को नजरअंदाज करे? अक्सर जब कोई एक रिश्ते में आने लगे तो रिश्ता खराब होने ही लगता है, इसीलिए मिशा को मौका मत दे कि वो तेरे और नित्यम के बीच में आए। अवनी उनकी ये बात सुनकर और परेशान हो गई, उसे समझ नहीं आ रहा था इस घर में ऐसा क्यों होता था। मीनल जी के साथ वो इस तरह का बर्ताव करते थे, फिर कोई कुछ कहता नहीं था और किसी को ही बात पता भी नहीं है, लेकिन उसे बहुत बुरा लग रहा था मीनल जी के लिए। वो उनकी तरफ देखकर बोली, आप सही कह रही है, मैं समझ रही हूँ आपकी बातों को, पर क्या कर सकते? मुझे ऐसा लगा दीप्ति भाभी का परिवार है इसलिए उन लोगों को आना चाहिए था। नित्यम ने ये सब कुछ मेरे कहने पर ही किया, इसलिए आप परेशान मत होइए। मैं समझता हूँ आपकी बातों को, लेकिन मुझे नहीं लगता वो उस पर कुछ भी असर करेगी। नित्यम एक बहुत ही सुलझा हुआ इंसान है। वही कह रही हूँ ना, मैं बहुत उलझा हुआ इंसान है, उसे उलझने मत देना। मीनल जी ने मुस्कुराते हुए कहा और चाय का कप उसकी तरफ बढ़ा दिया। चाय का कप थामे अवनी ने धीरे से कहा, आप सच में बहुत अच्छी है, सबका बहुत ख्याल रखती है, आप बहुत सारी खुशियां डिजर्व करती हैं। मीनल जी उसकी बात सुनकर हंस दी और अपनी हंसी रोकते हुए अब उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तू इतनी अच्छी है ना इसलिए तुझे सब अच्छे लगते हैं। अवनी मीनल जी के साथ जैसे ही बाहर आई उसने देखा दरवाजे पर ही रेयान खड़ा था। रेयान को देखते ही उसके चेहरे पर अजीब सा भाव आने लगा। उसने मीनल जी की तरफ देखा और बोली, चाची जी चले? मीनल जी ने मुस्कुराते हुए हाँ में गर्दन हिलाई और वो लोग आगे बढ़ गए। रेयान जो दोनों की बातें सुन चुका था उसके जहन में अब ये बात आई, आखिर ऐसा क्या था जो मिशा की वजह से उसकी मामी जी परेशान हो रही थी। उसने अब कुछ सोचा और अपने आप में ही बोला, मिशा दीप्ति भाभी की बहन है, उससे नित्यम की शादी होने वाली थी। एकदम में उसके दिमाग में कुछ खटका और उसके चेहरे पर एक बेशर्मी भरी मुस्कुराहट आ गई। ओ अच्छा, तो ये बात है, अब आएगा मजा जब मिशा होगी नित्यम के सामने। मैं भी देखता हूँ अब कैसे ये दोनों एक दूसरे पर इतना विश्वास करते रहते हैं। अगले दिन रिसेप्शन पार्टी घर में होने वाली थी। पूरा घर बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। व्हाइट और ब्लू थीम के सारे मेहमान तैयार थे। व्हाइट फेरी लाइट्स बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी और जगह जगह सफेद रंग के फूलों से सजावट हो रखी थी जो बहुत ही प्यारा लग रहा था। रोहिणी जी और दिनेश जी आने वाले सभी मेहमानों का वेलकम कर रहे थे, तभी उन्हें मिताली जी और उनके पति आते हुए नजर आए। मिताली जी को यहाँ देखते ही रोहिणी जी ने खुश होते हुए कहा,
बहुत अच्छा किया तुम आ गई, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। रेयान तो आ चुका था पर मुझे तुम लोगों का ही इंतजार था। मिताली जी भी मुस्कुराते हुए उनके गले लग गई और उन्होंने मुस्कुराकर कहा, कैसे नहीं आती भाभी, जब सब ने रिश्ता तोड़ लिया तब एक आप ही लोग थे जिन्होंने मुझे समझाया आप लोगों को थोड़ी ना छोड़ दूंगी। इतने में दीप्ति ने रोहिणी जी के पास आकर कहा, मम्मी जी अवनी आ रही है। रोहिणी जी ने मुस्कुराते हुए मिताली जी से कहा, चलो अपनी बहू से मिलवाती हूँ। तभी सारे मेहमानों की नज़र सीढ़ियों पर ठहर गई जहां से अवनी आ रही थी। गोल्डन और ग्रीन कलर का लहंगा जिस पर दुपट्टा बहुत ही अच्छे से सेटअप किया हुआ था, कर्ल किए खुले बाल और मांग में पतला सा मांग टीका, गले में एक नेकलेस के साथ मंगलसूत्र, हल्का मेकअप, वो इस लुक में बहुत ही प्रीटी लग रही थी। नित्यम जो वहीं अपने भाई के साथ खड़ा था, उसकी नज़र उस पर गई तो वो उसे ही देखता रह गया। ब्लैक एंड व्हाइट 3 पीस सूट में वो भी बहुत ही हैंडसम लग रहा था, लेकिन अभी सबकी नज़रें अवनी पर थी जो नज़रें झुकाए नीचे आ रही थी। जैसे जैसे वो नीचे उतर रही थी एकदम को लग रहा था उसकी धड़कनें और तेजी से बढ़ रही थी। नित्यम अपनी बढ़ी हुई धड़कनों को शांत कर आहिस्ता कदमों से अवनी की तरफ बढ़ गया। उसकी हार्ट बीट्स इस वक्त नॉर्मल से बहुत फास्ट थी। वो अपने आप में ही बोला, बहुत खूबसूरत लग रही है। अवनी ने जैसे ही अपना कदम आखिरी सीढ़ी पर रखा, उसने देखा नित्यम ने अपने हाथ आगे कर दिए। अवनी ब्लैंक होकर उसकी तरफ देखने लगी। नित्यम अपनी बढ़ी हुई धड़कनों को शांत कर आहिस्ता कदमों से अवनी की तरफ बढ़ गया। उसकी हार्ट बीट्स इस वक्त नॉर्मल से बहुत फास्ट थी। वो अपने आप में ही बोला, बहुत खूबसूरत लग रही है। अवनी ने जैसे ही अपना कदम आखिरी सीढ़ी पर रखा, उसने देखा नित्यम ने अपने हाथ आगे कर दिए। अवनी ब्लैंक होकर उसकी तरफ देखने लगी। नित्यम ने कुछ पल तक उसे देखा। अवनी ने आहिस्ता से अपना हाथ उसके हाथ में डाल दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था वो इस तरह से उसके पास क्यों आया और सबके बीच वो अजीब सा एहसास महसूस कर रही थी। उन दोनों को साथ में देखकर सभी के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान खिल गई। दोनों साथ में ऐसे जच रहे थे मानो उनको एक दूसरे के लिए ही बनाया गया हो। अवनी ने दबी आवाज में धीरे से कहा, प्लीज संभाल लेना, मुझे बहुत वियर्ड लग रहा है। नित्यम ने उसकी इतनी बात सुनते ही उसकी तरफ देखा। उसने उस पर यकीन कर ये कहा था। ये बात महसूस होते ही नित्यम को बहुत अच्छा लगा। उसने आहिस्ता से उसके हाथ में अपने हाथ की उंगलियों को फंसाकर कसकर उसका हाथ थाम लिया और पलकें झपका दी। रेयान अपने मॉम डैड के साथ खड़ा था पर उसकी नज़र अवनी पर ही थी। वो उसके साथ खड़ी थी, इतनी खूबसूरत लग रही थी। ये सब देखकर उसे जलन हो रही थी। अवनी ने एक नज़र नित्यम को देखा और फीका सा मुस्कुरा दी। उसे इतने लोगों के बीच इतने हाई फाई पार्टीज की आदत नहीं थी, इसलिए उसे ऐसा अजीब सा एहसास हो रहा था। नित्यम की नज़रें तो बार बार उस पर ही चली जाती। दीप्ति उन दोनों को साथ में देखकर मुस्कुराते हुए नरेन से बोली, ये दोनों साथ रहने के लिए बने हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। नरेन ने मुस्कुराकर उनकी तरफ देखा, फिर एक नज़र उसे देखते हुए उसने कहा, तुम ज्यादा उछलो मत। दीप्ति ने जैसे ही ये सुना उसने मुंह बना लिया और वो मुंह बनाकर बोली, तुम तो कभी भी मुझसे ढंग से बात ही मत कर लिया करो, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी। नरेन ने आंखें छोटी छोटी करके उसको घूरा तो वो बिल्कुल ही चुप हो गई और उसके ऐसा करते ही नरेन के सख्त से चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आकर खिल गई। अवनी और नित्यम को साथ में देखते ही अब रोहिणी जी मुस्कुराते हुए बीच में आई। लोगों ने बीच आकर उन्होंने मुस्कुराते हुए प्यारी सी आवाज में कहा, हेलो एवरीवन। उनके इतना कहते ही अब सबका अटेंशन उनकी तरफ आया। जैसे ही अब सब उनकी तरफ देखने लगे, उन्होंने मुस्कुराते हुए बहुत ही नर्म लहजे में अपनी बात शुरू की, आप सबका यहाँ हमारी खुशी में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरे छोटे बेटे की शादी की खुशी मनाने के लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हो। सबसे पहले मैं आपको अपनी बहू से मिलवाती हूँ। रोहिणी जी के इतना कहते ही वहां मौजूद सभी लोग तालियां बजाने लगे। तभी दीप्ति के माम पापा और मिशा वहां आए। उनको देखते ही रोहिणी जी ने एक नज़र अपने बेटे नित्यम को देखा, उसने पलकें झपकाईं। दीप्ति ने जैसे ही अपने माँ पापा को देखा वो खुश नजर आई। उसकी माँ रमा जी मुस्कुराते हुए आकर रोहिणी जी से मिली। अवनी दीप्ति को खुश देखकर मुस्कुरा दी। अभी उसका खुश रहना बहुत अच्छा और जरूरी था, ये बात उसे पता थी, वो यही चाहती थी।
मिशा पर नजर पड़ते ही उसके चेहरे पर एक अजीब से भाव आ गए और मीनल जी की बातें एक बार फिर उसे याद आने लगी। ये सब याद करते ही अवनी की पकड़ नित्यम के हाथों पर कुछ कसती चली गई। ये महसूस करते ही नित्यम ने उसकी तरफ देखा और पूछा, आर यू ओके? अवनी ने खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करते हुए कहा, यह डॉट। उसके ऐसा कहते ही नित्यम ने एक बार फिर उसे देखा। अवनी उससे हाथ छुड़ाने लगी, तभी उसने वापस से उसकी उंगलियों के बीच अपनी उंगलियां फंसाई और धीरे से बोला, रहने दो, नर्वस लग रही हो तुम। कैन आई होल्ड यू प्लीज डॉट। उसने आखिर तक आते आते उसकी आंखों में झांकते हुए बहुत ही गहराई सी आवाज में कहा और उसके इस तरह से पूछने पर अवनी ने खामोशी से सहमति जताई, साथ ही दोबारा अपना हाथ पीछे करने की कोशिश भी नहीं की। नित्यम और अवनी के बीच हो रही ये छोटी छोटी हरकतें, ये बातें मिशा बहुत ही गौर से नोटिस कर रही थी और ये सब देखकर उसका दिमाग खराब होने लगा। गुस्सा इस वक्त उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन कोई उसे नोटिस ही नहीं कर रहा था। रोहिणी जी ने एक बार फिर सबका अटेंशन लिया और अवनी नित्यम से सबको मिलवाया। अब सब गेस्ट उनको कॉन्ग्रेचुलेट करने लगे। अवनी थोड़ा अनकंफर्टेबल थी, लेकिन नित्यम ने मुस्कुराते हुए हैंडल किया। सब लोग अब ड्रिंक, खाना एंजॉय कर रहे थे। नित्यम भी अवनी के साथ ही था। सामने से आ रहे वेटर को रुकवाकर उसने एक ऑरेंज जूस का गिलास उसकी तरफ बढ़ाते हुए पूछा, जूस चलेगा या कुछ और लेती हो? अवनी ने हल्की सी मुस्कान के साथ वो ग्लास थाम लिया और उसने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैं जूस ही लेती हूँ। नित्यम ने अब दूसरा जूस का गिलास लिया तो वेटर चला गया। उसे जूस का गिलास लेते देखकर अवनी ने सवाल किया, तुम तो बिजनेसमैन हो, ऐसी पार्टीज में ड्रिंक की आदत तो होगी ही। नित्यम ने एक नज़र उसे देखा और उसकी तरफ देखता हुआ ही मध्यम स्वर में बोला, आदत है, पर तुम्हारे साथ ड्रिंक करना अच्छा नहीं लगा मुझे। अवनी ने एक नज़र उसे देखा और जूस का एक शिप लेते हुए बोली, बेटर फॉर यू, मेरे सामने ड्रिंक करके नशे में धुत तो कभी मत आना, वरना कमरे में घुसने नहीं दूंगी। अच्छा, वाई द वे, वो मेरा कमरा है। नित्यम ने उसे याद दिलाया, लेकिन कहीं ना कहीं उसे अच्छा भी लग रहा था कि अवनी उसकी चीजों पर अपना हक जता रही थी। नित्यम की बात सुनकर अवनी ने एक नज़र उसे देखते हुए पूछा, तो क्या तुम कहना क्या चाहते हो मेरा कमरा नहीं है वो? उसने जैसे इतना कहा, नित्यम के लबों पर इस बार खुलकर मुस्कुराहट आ गई और उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। रहने दो, तुम्हारा सब पता है मुझे, ऐसा ना सोचना भी मत, मैं बहुत ही मुश्किल से एडजस्ट कर रही हूँ, मुझे अनकंफर्टेबल फील मत करवाना। जैसा आप कहेंगे। अब यार, मैं तुम्हें इतना कंफर्टेबल फील करवा रहा हूँ, क्या करूँ मैं? मजाक में बोला वो। बस इतना कहते हैं उन दोनों के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई थी। रेयान एक तरफ खड़ा था, ये सब देख रहा था और उसको ये सब देखकर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से से अपने आप में ही कहा, मैंने एक छोटी सी हरकत क्या कर दी, मुझे छोड़कर चली गई, वरना ये आज मेरे साथ होती। ये ऐसा कैसे कर सकती है, इतनी आसानी से सब भूल गई। अवनी और नित्यम की बातें, उनको एक दूसरे के साथ मुस्कुराना, एक दूसरे के साथ खड़े रहना, एक दूसरे के साथ बातें करना, ये सब कुछ मिशा भी बहुत ही गौर से देख रही थी और उसे गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से से अपने आप में ही बोली, नित्यम, तुम इतनी आसानी से आगे कैसे बढ़ सकते हो? तुम मुझसे शादी करने वाले थे, मेरे होने वाले थे, और अब तुम मुझे भुलाकर किसी और के साथ खुश हो, ऐसा मैं कैसे देख सकती हूँ? गुस्से से उसने अपने हाथ दबा लिए और जैसे ही वो ड्रिंक काउंटर पर आई, उसने देखा सामने रेयान खड़ा था। रेयान को देखते ही उसने नासमझी से पूछा, तुम कौन हो? रेयान ने उसे देखते हुए बहुत ही आराम से कहा, तुम मुझे नहीं जानती, पर मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। रेयान के चेहरे पर एक कुटिलता भरी मुस्कुराहट आ गई और उसके दिमाग में अब कुछ चल रहा था। अवनी और नित्यम की बातें, उनको एक दूसरे के साथ मुस्कुराना, एक दूसरे के साथ खड़े रहना, एक दूसरे के साथ बातें करना, ये सब कुछ मिशा भी बहुत ही गौर से देख रही थी और उसे गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से से अपने आप में ही बोली, नित्यम, तुम इतनी आसानी से आगे कैसे बढ़ सकते हो? तुम मुझसे शादी करने वाले थे, मेरे होने वाले थे, और अब तुम मुझे भुलाकर किसी और के साथ खुश हो, ऐसा मैं कैसे देख सकती हूँ? गुस्से से उसने अपने हाथ दबा लिए और जैसे ही वो ड्रिंक काउंटर पर आई, उसने देखा सामने रेयान खड़ा था। रेयान को देखते ही उसने नासमझी से पूछा, तुम कौन हो? रेयान ने उसे देखते हुए बहुत ही आराम से कहा, तुम मुझे नहीं जानती, पर मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ।
रेयान के चेहरे पर एक कुटिलता भरी मुस्कुराहट आ गई और उसके दिमाग में अब कुछ चल रहा था। रेयान को देखकर मिशा ने नासमझी से अपने आप में ही कहा, ये क्यों इस तरह से चेप हो रहा है। मिशा ने उसे इग्नोर किया और वो रेयान के कुछ भी बोलने से पहले ही आगे बढ़ने लगी कि रेयान ने उसकी बाह पकड़ी। उसके ऐसा करते ही मिशा ने गुस्से से भरी नज़र उस पर डाली। मिशा का गुस्से भरा चेहरा देखकर रेयान ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ छोड़ा और वो बेशर्मी से मुस्कुराते हुए ही बोला, अरे तुम तो बहुत जल्दी ही खफा हो गई, मैं तो बस तुम्हारे ही काम का बंदा हूँ। मिशा ने नासमझी से कहा, एक्सक्यूज मी। उसके इतना कहते ही रेयान एक बार फिर उसी अंदाज में बोला, तुम्हारे बहुत काम का हूँ, मिलना मुझसे यही हूँ। इतना कहकर वो आगे बढ़ गया और मिशा नासमझी से उसे जाते हुए देख रही थी। उसे उसका ये कहना समझ नहीं आया। नित्यम और अवनी अब भी साथ में ही खड़े थे। इतने में दीप्ति उनके पास आई। उसने आते ही अवनी का हाथ पकड़ा, फिर नित्यम की तरफ देखती हुई बोली, आओ तुम भी। नित्यम ने नासमझी से अपनी भाभी को देखा। उसके कहने का मतलब उसे समझ नहीं आया था, लेकिन उसके कहे अनुसार वो उसके पीछे निकल गया। दीप्ति उन दोनों को बीचों बीच ले आई और उसने अब सबका अटेंशन लेकर अनाउंसमेंट की, गुड इवनिंग एवरीवन। हम सब आज जिनकी खुशी के लिए इकट्ठा हुए हैं, हमारे उस न्यूली मैरिड कपल का एक डांस तो बनता है, सो लेट्स स्टार्ट। उसकी इतनी बात सुनते ही अवनी और नित्यम हैरान हुए एक दूसरे की तरफ देखने लगी। अपनी अनाउंसमेंट करते ही दीप्ति वहां से निकल गई। सारी लाइट्स अब डिम हो गई और एक स्पॉटलाइट उन दोनों पर पड़ी। दोनों की ही नज़र एक दूसरे पर थी। नित्यम ने एक लंबा सांस लिया और खुद को सामान्य कर उसने अपने और अवनी के बीच चंद कदमों का फासला कम किया। नित्यम अवनी के करीब आया। उसने अपना एक हाथ उसकी तरफ बढ़ाया, साथ ही गहराई से उसकी आंखों में झांका। उसके इस तरह से देखने पर अवनी की शांत धड़कनों का शोर तेज बढ़ गया। उसने आहिस्ता से उसके हाथ में हाथ डाल दिया और नित्यम ने एक नज़र उसे देखते हुए बहुत ही धीमे से सर्द लहजे में पूछा, कैन आई टच यू। उसकी आवाज़ का ठंडापन अवनी की धड़कनों पर हो रहा था। उनका शोर और तेजी से बढ़ गया। उसने अपनी आंखें झुकाकर उसे परमिशन दे दी। उसकी परमिशन मिलते ही नित्यम ने आहिस्ता से उसकी कमर पर हाथ रखा। उसके ऐसा करते ही अवनी सिहर उठी। उसने नित्यम की तरफ देखा। गाने की धुन शुरू होने के साथ ही अवनी ने नित्यम के कंधे पर हाथ रख दिया। जब तक तुम्हारे प्यार से मैं बेइंतहा मैं भर ना दूं, जब तक मैं दुआओं सा 100 दफा तुम्हें पढ़ ना लो। दोनों ने डांस शुरू कर दिया था। अवनी नित्यम की आंखों में देखते हुए मन ही मन में बोली, ये इस तरह से क्यों देख रहा है, मेरी हार्ट बीट्स फास्ट हो रही है। तभी नित्यम ने स्टेप चेंज किया और उसकी हथेली पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा। उसके इस तरह से खींचने से अवनी उसके एकदम करीब आ गई थी और उसकी आंखों में झांकते हुए नित्यम ने उसकी कमर पर दोनों हाथों को रखते हुए उसने अब उसके स्टेप से स्टेप मिलाया। हाँ मेरे पास तुम रहो, जाने की बात ना करो, मेरे साथ रहो, बात जाने की बात ना करो। नित्यम की नजरें जिस तरह से गहराई से अवनी की आंखों में झांक रही थी, ऐसा लग रहा था वो ये खुद ही कह रहा हो। उसके इस तरह से देखने से अवनी की हार्ट बीट्स फास्ट हो चली। वो, तुम आ गए बाजुओं में मेरे 100 सवेरे लिए, 100 सवेरे लिए। हाँ बादलों से उतारा गया तुमको मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए। ये लास्ट की लाइन के साथ कि नित्यम ने अपने से दूर हुई अवनी को एक बार फिर अपनी तरफ खींचा। दोनों बहुत क्लोज डांस कर रहे थे। उन दोनों को साथ देखकर सब बहुत खुश नजर आ रहे थे, पर कोई था जो जलकर खाक हुआ जा रहे थे और वो थे रेयान और मिशा, जिनको ये सब देखकर बहुत ही तेज गुस्सा आ रहा था। मिशा तो गुस्से से भरी जलती आंखों में उन दोनों को ही घूरे जा रही थी। तभी गाने की लाइंस बदली, जब तक मेरी उंगलियां तेरे बालों से कुछ कह न ले, जब तक तेरी लहर में ख्वाहिशें मेरी बह न ले। हाँ मेरे पास तुम रहो, जाने की बात न करो, मेरे साथ तुम रहो, जाने की बात न करो। नित्यम अवनी की आंखों में देखने में गुम था। अवनी और खुद उसकी धड़कनें बहुत तेज हो चुकी थी। वो दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे। उनके रुकते ही उन दोनों के लिए सब तालियां बजाने लगे। अवनी झिझकते हुए दूर होने का सोचने ही लगी थी, तभी उसके अपना हाथ देखा जो नित्यम ने थामकर रखा हुआ था। मिशा गुस्से से जलती आंखों से उन दोनों को देखें जा रही थी। अब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो आंखें बढ़ गई। वो गुस्से से भरी आंखों से अवनी को घूरे जा रही थी।
मिशा तेज कदमों से चलते हुए उन दोनों के करीब आ गई। नित्यम ने अब भी अवनी का हाथ पकड़ रखा था और वो दोनों अब भी टकटकी लगाए एक दूसरे को ही देख रहे थे। मिशा ने अवनी का हाथ पकड़ा और उसे नित्यम से एकदम ही दूर झटक दिया। उसके ऐसा करते ही सब चौंके थे। नित्यम कुछ बोलता उससे पहले वो बोली, म्यूजिक डॉट। उसके इतना कहते ही गाना चलते लगा। अंग लगा दे रे मोहे रंग लगा दे रे, अंग लगा दे रे मोहे रंग लगा दे रे, मैं तो तेरी जोगनिया तू जोग लगा दे रे। गाना चलने के साथ ही वो नित्यम के बहुत करीब होकर डांस करने लगी और नित्यम अजीब तरह से उसके इस पागलपन को देख रहा था। बिना किसी की मौजूदगी पर ध्यान दिए वो ऐसा करती रही और उसके बहुत क्लोज होकर डांस करती रही। डॉट जोग लगा दे रे, प्रेम का रोग लगा दे रे, मैं तो तेरी जोगनिया तू जोग लगा दे रे। राम रतन धन लगन मगन मंतन मोरा चंदन रे, उजली कोरी प्रीत प्यास रंग लगा दे रे, अंग लगा दे रे मोहे रंग लगा दे रे, मैं तो तेरी जोगनिया तू जोग लगा दे रे। मिशा के इस पागलपन को कोई समझ नहीं पा रहा था। वो नित्यम से चिपक चिपक कर डांस रही थी। वो ऐसा कर रही थी तभी अब दीप्ति आगे बढ़ी और उसने आकर तेजी से मिशा को नित्यम से दूर किया। अपनी बहन को वो गुस्से से देख रही थी तभी दीप्ति से एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर जड़ दिया। उसके ऐसा करते ही मिशा गुस्से से उसे घूरने लगी। मिशा के इस पागलपन को कोई समझ नहीं पा रहा था। वो नित्यम से चिपक चिपक कर डांस रही थी। वो ऐसा कर रही थी तभी अब दीप्ति आगे बढ़ी और उसने आकर तेजी से मिशा को नित्यम से दूर किया। अपनी बहन को वो गुस्से से देख रही थी तभी दीप्ति से एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर जड़ दिया। उसके ऐसा करते ही मिशा गुस्से से उसे घूरने लगी। हॉल में तेजी से तालियां बजाने की आवाज के साथ ही मिशा अपने ख्यालों से बाहर निकली। उसने देखा सामने नित्यम अब भी अवनी का हाथ थामे खड़ा था। इसका मतलब वो जो अब तक सोच रही थी वो सब उसकी खुली आंखों का सपना था। उसके चेहरे पर गुस्से भरे भाव आ गए। वो बहुत ही गुस्से से ये सब देख रही थी। उसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तभी उसने देखा अवनी ने नित्यम से अपना हाथ छुड़वाया ही था कि नित्यम ने उसकी तरफ देखा और वो हल्का सा मुस्कुरा दी। ये सब देखकर उसके तन बदन में आग लग रही थी। सब उन दोनों को साथ में देखकर खुश थे लेकिन मिशा को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। वो अपना गुस्सा काबू नहीं कर पा रही थी। अब वो ये देखकर बाहर निकल गई। नित्यम और अवनी भी साइड में आ गए। वो एक तरफ बैठे हुए थे तभी अवनी ने पूछा, एक बात पूछनी थी मुझे वैसे। हाँ बोलो, क्या बात है? तुम्हारी वो जो, उसने इतना कहा था तभी नित्यम उसे घूरने लगा और उसने तुरंत अपनी बात को संभालते हुए कहा, नहीं नहीं वो मतलब मिशा वो दिख नहीं रही, मैंने देखा तो बहुत ही गुस्सा लग रही थी। नित्यम ने उसे घूरते हुए कहा, तुम बहुत ज्यादा नहीं फ्री हो रही? कुछ भी बोलती हो ना, मैंने तुमसे पहले भी कहा था हमारे बीच में ऐसा कोई रिश्ता नहीं है, तब भी मुझसे बार बार सवाल करती हो। अवनी मुस्कुराई और उसने तुरंत ही बहुत आराम से जवाब दिया, नहीं नहीं मैं सवाल इसीलिए कर रही थी कि मुझे पता चल जाए वो गुस्सा क्यों है, मुझे लगा शायद तुम बता सकते हो। खैर कोई बात नहीं, मैं तुमसे उसके बारे में कोई सवाल नहीं करती। ओके डॉट या दैट्स फाइन। अवनी उसे देखकर मुस्कुरा दी। वो बहुत ही अच्छे से उससे बात कर रहा था और मिशा को लेकर जब भी कोई बात हो उसने हमेशा अपना पॉइंट क्लियर ही रखा। आज भी उसने बहुत ही आराम से जवाब दिया। ये सब सोचते हुए अवनी अपने आप में ही बोली, चाची जी की बात सही थी मगर नित्यम बहुत ही अच्छा इंसान है, उसके मन में कोई बात नहीं है, बेवजह मुझे इनसिक्योरिटी पालने की जरूरत नहीं है। रेयान भी उन दोनों को साथ में देखकर गुस्सा हुआ जा रहा था। उसकी माँ मिताली जी ने ये महसूस किया। वो कुछ पल तक उसे देखते रहने के बाद अब उसके पास ही आ गई। उसके पास आकर उन्होंने प्यार से कहा, बेटा देख जो होना था वो हो गया, मैं चाहती थी तेरी शादी हो जाए और तू शादी करे अवनी से, लेकिन अब उसकी शादी हो गई है, हम तेरे लिए कुछ और देखते हैं। अपनी माँ की बात सुनते ही उसने चिढ़कर उनकी तरफ देखा। उनकी तरफ देखते हुए उसने बहुत ही चिढ़ते हुए लहजे में जवाब दिया, मॉम आपका प्रॉब्लम क्या? आप कभी भी मुझे चैन से क्यों नहीं रहने देती? मैं कर रहा हूँ मुझे जो करना है, आप प्लीज बीच में मत पड़िए और मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। मुझे जो करना है मैं वो करके रहूंगा, आप मुझे रोक नहीं सकती हैं। इतना सुनते ही मिताली जी को समझ आ गया उनका बेटा उनकी कोई बात नहीं सुनने वाला। वो अफसोस करती हुई वहां से निकलकर वापस रोहिणी जी के पास आ गई। अवनी अब भी वही बैठी हुई थी। नित्यम उठकर वहां से गया, उसके कुछ दोस्त आए हुए थे।
वो उनको लेकर वहां ही आ गया। अवनी ने देखा नित्यम के साथ इस वक्त 2 लड़के और एक लड़की थी। अवनी उनको देखते ही उठ खड़ी हुई। उसने हल्का सी मुस्कान के साथ नित्यम की तरफ देखा तो वो बोला, ये मेरे दोस्त राजीव, अर्जुन और काम्या। उसने उन तीनों को उस इंट्रोड्यूस करवाया। वो तीनों भी मुस्कुराते हुए बोले, हेलो। हेलो। अवनी मुस्कुराई। उसने जवाब में कहा। इतने में नित्यम को आरव आता हुआ नजर आया। उसकी माँ और पत्नी को देखते ही उसने आरव के पास बढ़ते हुए कहा, आ गया तू। हेलो आंटी। वो मुस्कुराई। पूर्वी कुछ असहज लग रही थी। ग्रीन कलर का फुल लेंथ सूट उस पर जच रहा था। हल्का मेकअप, गले में एक पतला सा नेकलेस, वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। नितिन ने एक नज़र से देखा और मुस्कुराते हुए बोला, हेलो पूर्वी। पूर्वी उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुरा दी और उसने कुछ नहीं कहा। वह इस वक्त बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। मिशा बाहर थी। अब रेयान भी बाहर ही आ गया। उसने देखा वो बहुत ही गुस्से से लॉन में भटक रही थी। उसके चेहरे पर गुस्सा अब भी साफ दिख रहा था। उसको इस तरह से देखकर रेयान अपने आप में ही बोला, ये तो मुझसे भी ज्यादा पागल आशिक उप्स पागल दीवानी है। उसने अब अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा दिए। रेयान उसकी तरफ आने लगा। मिशा ने जैसे ही उसके कदमों की आहट सुनाई दी वो पलटी। उसे देखते ही वो गुस्से से बोली, अगर तुम चेप होने आए हो तो मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। पूर्वी और आरव की मां सुनंदा जी को नित्यम ने पहले अपनी मां से मिलवाया। रोहिणी जी सुनंदा जी को जानती थी, इसीलिए वो मुस्कुराते हुए उनसे मिली और उनको देखकर उन्होंने कहा, अच्छा हुआ जो आप आ गई। आरव को नित्यम से बात करते देखकर पूर्वी अपने आप में ही बोली, शायद ये उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसीलिए मुझे साथ ले आए हैं, वरना मुझे साथ लेने की तो कोई बात ही नहीं थी। मुझे पता है ये मुझसे बहुत नाराज है और होना भी चाहिए, पर क्या करूं, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती हूं ना। रोहिणी जी ने मुस्कुराते हुए सुनंदा जी से कहा, बेटे की शादी मुबारक हो बहन जी। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। सुनंदा जी और वो बातों में लग गई। पूर्वी यहाँ बहुत अनकंफर्टेबल थी। उसे समझ नहीं आ रहा था आरव आज उसे लेकर कैसे आ गया। वो उसे खुश देखकर मुस्कुराते हुए अपने आप में बोली, चलो कोई तो है उनकी जिंदगी में जिसके साथ वो खुश भी होते हैं। अच्छा है, वरना तो पता नहीं जो हुआ है उसके बाद हमेशा गुस्सा ही करते रहते हैं। अवनी वहां नित्यम के दोस्तों के साथ थी। वो मुस्कुराते हुए उससे बात कर रहे थे, जिनका जवाब वो दे रही थी। काम्या ने उसे मुस्कुराते हुए ही कहा, तुमने इतनी इजीली उससे शादी कर ली, मुझे लग नहीं रहा था इसकी जिंदगी में कोई इतनी इजीली आएगा। बहुत रूड है ये। अवनी ने जैसे इतना सुना वो हैरानी से बोली, नहीं ऐसा तो नहीं है। अरे नहीं, तुम जानती नहीं हो, वो सिर्फ नॉर्मल कुछ ही लोगों के लिए, वरना बहुत रूड है। जब तक हमारे साथ था इस बात के लिए फेमस था कि नित्यम शेखावत से तो कोई बात नहीं कर सकता, क्योंकि वो किसी को मुंह लगने ही नहीं देता था। अवनी जब ये सुन तो वो हंस पड़ी और उसकी बात सुनकर राजीव ने तुरंत कहा, बिल्कुल सही कह रही है काम्या भाभी, आपको पता नहीं है नित्यम था कैसा। हाँ, मुझे जब मैं शुरू में मिली थी तब लगा था, लेकिन जब धीरे धीरे जाना तो मुझे समझ आ गया है कि वो बहुत अच्छा इंसान है। उसने जैसे ही इतना कहा वो तीनों उसे जानबूझकर छेड़ने लगे तो मुस्कुरा दी। पूर्वी वहां से एक तरफ आकर खड़ी हो गई। जैसे वो आगे बढ़ी उसने अवनी को देखा। अवनी को देखते ही उसके चेहरे पर हैरानी भरे भाव आ गए और वो अपने आप में बोली, अवनी, और वो उसकी तरफ बढ़ गई। जैसे ही अवनी के पास आई अवनी भी उसे देखकर हैरान हो गई थी। पूर्वी वहां से एक तरफ आकर खड़ी हो गई। जैसे वो आगे बढ़ी उसने अवनी को देखा। अवनी को देखते ही उसके चेहरे पर हैरानी भरे भाव आ गए और वो अपने आप में बोली, अवनी, और वो उसकी तरफ बढ़ गई। जैसे ही अवनी के पास आई अवनी भी उसे देखकर हैरान हो गई थी। पूर्वी को अपनी आंखों के सामने देखकर उसने हैरान होते हुए कहा, पूर्वी तू यहाँ, और अचानक उसका ध्यान उसकी मांग में सिंदूर पर गया। उसके गले में मंगलसूत्र भी था जो देखकर वो हैरान हो रही थी। उसने एकदम ही अब हैरानी से पूछा, तेरी शादी हो गई? कब? पूर्वी उसको देखकर मुस्कुरा रही थी, पर उसका ये सवाल सुनते ही उसके चेहरे पर मायूसी उतर आई। नित्यम के दोस्त नासमझी से उसे देख रहे थे। अवनी ने उसकी तरफ देखते हुए एक बार फिर सवाल किया, अरे पर तेरी शादी कैसे हो गई इतनी जल्दी, और शादी तो अभी तेरे घर पर पिया की होने वाली थी ना? पूर्वी ने कुछ कहने के लिए अपने होंठ खोले थे, तभी उसे नित्यम के साथ आता आरव नजर आया।
आरव को वहां देखते ही वो एक बार फिर शांत हो गई और नित्यम ने पूर्वी को वहां अवनी से बात करते देखकर पूछा, तुम जानती हो एक दूसरे को? अवनी मुस्कुराई और उसने मुस्कुराते हुए कहा, ये मेरी दोस्त है कानपुर से पूर्वी। मैं जानता हूँ कानपुर से है, पूर्वी है, पर मुझे ये नहीं पता था ये तुम्हारी दोस्त है। नित्यम ने जब ये कहा तो अवनी नासमझी से उसे देखने लगी। आरव ने अपनी खास प्रतिक्रिया नहीं दी, वो खामोशी से खड़ा था। पूर्वी उसे देखकर खामोश हो चुकी थी। उसे डर लग रहा था अगर वो कुछ बोलेगी तो कहीं उसे ये भी बुरा ना लगे। आरव की तरफ देखकर अवनी ने नित्यम की तरफ देखा तो नित्यम मुस्कुरा कर बोला, ये मेरा दोस्त आरव और तुम्हारी दोस्त का हस्बैंड डॉट। वो चौंकते हुए बोली, क्या? अवनी को एकदम ही बहुत हैरानी हुई थी कि पूर्वी की शादी हो चुकी थी और वो भी नित्यम के दोस्त से। ये कब हुआ? उसके घर पर तो उसकी बहन की शादी थी ना। पूर्वी ने उसकी तरफ देखा और वो धीरे से बोली, मैं तुझे बाद में बताती हूँ। हाँ ठीक है। आसपास का माहौल देखकर अवनी ने भी शांत हो जाना ही सही समझा और वो शांत हो गई, पर उसे समझ नहीं आ रहा था ऐसा क्या हुआ कि पूर्वी को शादी करनी पड़ी। उसके चेहरे पर आई घबराहट को साफ महसूस कर पा रही थी। नित्यम ने अब को देखा। आरव के एक्सप्रेशन देखकर उसने उसके पास आकर कहा, तू इस तरह से क्यों खड़ा है यार? कुछ नहीं यार। उसके दिमाग में एक अजीब से उलझन थी। एक तरफ पूर्वी थी जिससे उसकी शादी हो चुकी थी और एक तरफ पिया थी जो उसे मदद की उम्मीद रख रही थी, जिसे उसने सच्चा प्यार किया था। मिशा बाहर थी, अब रेयान भी बाहर ही आ गया। उसने देखा वो बहुत ही गुस्से से लॉन में भटक रही थी। उसके चेहरे पर गुस्सा अब भी साफ दिख रहा था। उसको इस तरह से देखकर रेयान अपने आप में ही बोला, ये तो मुझसे भी ज्यादा पागल आशिक उप्स पागल दीवानी है। उसने अब अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा दिए। रेयान उसकी तरफ आने लगा। मिशा ने जैसे ही उसके कदमों की आहट सुनाई दी वो पलटी। उसे देखते ही वो गुस्से से बोली, अगर तुम चेप होने आए हो तो मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। मिशा की बात सुनकर रेयान ने कुटिलता से मुस्कुराते हुए कहा, पर मैं तुम्हारे बहुत काम का हूं और मुझसे बात तो तुम्हें करनी पड़ेगी अगर तुम चाहती हो नित्यम तुम्हारा हो जाए तो। उसकी ये बात सुनते ही उसने हैरानी से उसकी तरफ देखा और वो उसकी तरफ देखते हुए एकदम ही बोली, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं समझी नहीं। उसकी ये बात सुनकर व्यायाम बेशर्मी से मुस्कुरा दिया और उसने मुस्कुराते हुए ही कहा, वही जो तुम समझने की कोशिश करके भी नहीं समझ रही हो। इतनी डम तो तुम हो नहीं कि मेरी बात तुम्हें समझ ना आए। बहुत साफ साफ कह रहा हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि नित्यम तुम्हारा हो जाए जो तुम चाहती हो, और ये पूरा करने के लिए तुम्हें मेरे से बात तो करनी पड़ेगी। मिशा ना समझी तो उसे देख रही थी। उसे समझ नहीं आया ये आदमी है कौन जो उसकी मदद करने की बात कर रहा था। उसने अब कुछ सोचकर एकदम ही सवाल किया, पर तुम हो कौन और तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? तुम्हें कैसे पता मैं नित्यम को चाहती हूँ? एक बार फिर रेयान उसी अंदाज में मुस्कुराया और उसने मुस्कुराते में बहुत ही आराम से कहा, मैंने कहा ना, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। तुम मुझे नहीं जानती पर मैं तुम्हें बहुत ही अच्छे से जानता हूँ और मुझे सब पता है तुम्हारे बारे में। रही बात मेरी तो मैं तुम्हारे लिए बहुत काम का हूँ। इससे ज्यादा तुम्हें क्या जानना है मेरे बारे में? क्या नाम क्या है तुम्हारा? तुम कैसे जानते हो सब? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिशा के मन में जो सवाल थे उसने एक बार में ही कर डाले और उसके ये सवाल सुनकर रेयान ने बहुत ही आराम से जवाब दिया, मेरा नाम रेयान है, रेयान गुप्ता। मैं नित्यम का कजन ब्रदर हूँ और अगर कुछ और जानना है तो मैं सीधा बताता हूँ मैं यहाँ क्यों हूँ। मैं अवनी का एक्स बॉयफ्रेंड हूँ और उसे अपना बनाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ हूँ। इसीलिए हम दोनों एक दूसरे के बहुत काम आ सकते हैं क्योंकि हम दोनों का मकसद एक ही है। रेयान की ये सारी बातें सुनकर मिशा को हैरानी भी हो रही थी, लेकिन जब उसने जाना वो अवनी का एक्स बॉयफ्रेंड है तब उसके चेहरे पर एक अजीब से भाव आ गए और उसने कुछ पल तक सोचते रहने के बाद कहा, तो क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? ऑफ कोर्स मैं कर सकता हूँ, तभी मैं तुम्हारे सामने हूँ ना। रेयान की ये बात सुनकर मिशा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा तुमने, हम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत काम के हैं। कुछ सोचते हुए अब उसके चेहरे पर कुटिलता भरी मुस्कुराहट आ गई और उसने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे तुम सबसे पहले मुझे ये बताओ, क्या मैं जो सोच रही हूँ मुझे वो करना चाहिए? रेयान ने नासमझी से उसकी तरफ देखा और सवाल किया, ऐसा भी क्या सोच रही हो तुम? मिशा कुटिलता से मुस्कुरा दी और उसने जवाब दिया,
यही कि मुझे यहाँ रुक जाना चाहिए तुम्हारी तरह ताकि मैं कुछ कर सकूं। उसकी ये बात सुनकर रेयान के होठों पर भी मुस्कुराहट आ गई और उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब आएगा मज़ा, ऑफ कोर्स तुम्हें ये करना चाहिए, इससे बहुत मज़ा आएगा। मिशा भी मुस्कुरा दिया और उसने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा तुमने, बहुत मज़ा आएगा। मैं कभी नहीं चाहती थी कि मुझे नित्यम मिले, लेकिन अब मैं चाहती हूँ वो मुझे मिले, क्योंकि मैंने जान लिया उससे ज़्यादा प्यार कोई मुझे नहीं कर सकता। जब हम बस कुछ महीनों के लिए नॉर्मली रिलेशनशिप में थे तब वो इतना अच्छा बिहेव करता था मेरे साथ, जब मैं उसकी वाइफ बन जाऊंगी तब उसका बिहेवियर मेरे साथ कितना अच्छा होगा। रेयान ने कुछ सोचा और उसे भड़कते हुए बोला, हाँ सही कह रही हो तुम, वो तुम्हारे साथ बहुत अच्छा बिहेव करेगा क्योंकि वो अवनी के साथ भी अभी ऐसा ही करता है। मैं उसे कुछ कहूँ ये उसे बर्दाश्त नहीं है, तुरंत उसके आगे आकर खड़ा हो जाता है। उसको लेकर बहुत पॉजिटिव है, अगर तुम उसकी वाइफ बनोगी तो ये सब कुछ वो तुम्हारे लिए करेगा। ये सुनते ही हमेशा की चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई और उसकी खुशी देखकर रेयान अपने आप में ही बोला, बहुत ही बेवकूफ़ लड़की हो, मगर तुम वो कभी भी तुम्हें अपना तो नहीं सकता, ये तो मुझे पता, लेकिन कोई बात नहीं, मेरा काम हो जाएगा, इसलिए मैं तुम्हें यूज़ कर सकता हूँ। इस वक्त उसके दिमाग में कोई और ही चाल चल रही थी। पूर्वी की हालत देखकर अवनी समझ नहीं पा रही थी ऐसी क्या बात थी कि उसकी शादी इस तरह से अचानक हो गई। वो उसी के बारे में सोच रही थी। जाते हुए पूर्वी उससे मिलकर गई, लेकिन उसे लेकर वो परेशान हो गई थी। अवनी अब हॉल से निकलकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। वो ऊपर जा रही थी तभी उसे कॉरिडोर में मिताली जी नजर आई। मालती जी को एक नज़र देखने के बाद उसने इग्नोर किया। वो उनसे बात नहीं करना चाह रही थी। अवनी अपने कदम आगे बढ़ा रही थी तभी मिताली जी ने उसे आवाज़ दी, अवनी रुको बेटा। उनकी आवाज़ सुनते ही उसके कदम रुक गए और उसने रुकते ही उनकी तरफ देखा, पर वो कुछ नहीं बोली। उसके कुछ ना बोलने के बावजूद मिताली जी ने बहुत ही नरमी से कहा, मैं मानती हूँ तुम मुझसे नाराज होगी। मेरे बेटे ने जो किया है उसके बाद उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। आंटी, आपको मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मेरे पति के बुआ लगती है, उस नाते मैं आपकी इज्जत करती हूँ, पर इससे ज़्यादा मैं आपसे कोई बात नहीं कर सकती। आई एम सॉरी, मुझे आपसे बात करने का मन ही नहीं कर रहा। आपने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया, लेकिन आपका बेटा अब भी मेरे पीछे पड़ा हुआ है। उसने पता नहीं मुझसे चाहा क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा। पहले उसने खुद मुझसे धोखा दिया और उसके बाद भी वो चाहता है मैं उससे शादी कर लेती, हालांकि अब मेरी शादी हो चुकी तब भी वो ये कह रहा है। मिताली जी ने अफसोस से उसकी तरफ देखा। उन्हें अफसोस हो रहा था अपने बेटे के करने पर, वो खफा भी थी और उन्होंने बहुत ही नर्म लहजे में कहा, मैं मानती हूँ मेरे बेटे ने बहुत गलत किया है, उसकी तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांग रही हूँ। उसकी जिद के आगे मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। वो तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करेगा, इसकी गारंटी मैं तुम्हें देती हूँ। बस मैं आपसे यही सुनना चाहती थी। थैंक यू सो मच। आपने इतना कह दिया है तो मैं उम्मीद करती हूँ आप अपने बेटे का ध्यान रखेंगी, उसे समझाएंगी। इतना कहते हुए अवनी भी अब आगे बढ़ गई और उसके आगे बढ़ते ही मिताली जी अपने आप में बोली, पता नहीं मैं रेयान को समझाऊंगी कैसे, वो समझना नहीं चाहता। वो क्यों इस लड़की के पीछे पड़ा है, उसे ये तो समझना चाहिए उसके भाई की पत्नी है। अवनी अपने कमरे में आ गई। अपने कमरे में आते समय भी उसके दिमाग में मिताली जी की बातें चल रही थी। मिताली जी उतनी बुरी नहीं थी जितना उसके दिमाग में आ रहा था। वो बेफिजूल में गलत सोच रही थी। ये सोचकर उसे भी अफसोस हुआ और वो अपने आप में बोली, मैंने बेमतलब में उनसे इस तरह से बात की, मुझे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। वो क्या सोच रही होगी मेरे बारे में। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था, लेकिन उसने जो कह दिया था उन शब्दों को वापस तो नहीं ले सकती थी। अवनी ने एक गहरी सांस ली और वो ये सब ख्याल दिमाग से झटक कर वार्डरोब की तरफ बढ़ गई। अवनी अपने कपड़े निकालकर बाथरूम की तरफ बढ़ गई और जैसे ही कुछ देर बाद वो चेंज करके आई, उसने देखा नित्यम कमरे में था। मैरून कलर की शर्ट और ब्लैक लोअर में वो काफी हैंडसम लग रहा था और अभी भी उसके चेहरे पर एक गजब का आकर्षण था। उसको देखते अवनी की नज़र एक पल को उसके ऊपर थम गई। वो उसे देखने लगी, लेकिन जैसे ही उसे होश आया उसने अपने आप को संभाला और अपने आप में ही बड़बड़ाई, मैं इस तरह से क्यों देख रही हूँ, उसे क्या सोचेगा। नित्यम की नज़र भी अवनी पर पड़ी। लाइट पिंक कलर के सूट और सलवार में वो बहुत ही सिंपल लुक में थी।
उसके चेहरे पर मेकअप नहीं था लेकिन उसके बावजूद वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसकी नज़रें उस पर थम गई और हर बार की तरह वो इस बार भी उसे देखने में खो गया था। उसे देखते रहने के बाद वो अपने आप में बोला, पता नहीं कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। लेकिन जैसे ही उसे अपने कहे शब्दों पर ख्याल आया उसने सर हिलाया और अपने आप में ही बोला, ये क्या कर रहा हूँ मैं। दोनों ही कहीं ना कहीं अपने अपने बिहेवियर से अनकंफर्टेबल हो रहे थे और खुद को कंफर्टेबल फील करने की कोशिश करते हुए वो दोनों एक दूसरे को अवॉइड करने लगे। अवनी बेड की तरफ बढ़ गई। नित्यम ने भी अपने कदम उस तरफ बढ़ाए और दोनों अपनी अपनी जगह पर आकर बैठ गए। नित्यम अपने आप में ही बोला, क्या मुझे इससे बात करनी चाहिए? पता नहीं क्या सोचेगी। आखिर कुछ पल की सोच विचार के बाद उसने धीरे से कहा, क्या तुम पूर्वी को जानती थी? तुम्हें पता था उसकी शादी के बारे में? अवनी ने तुरंत ही जवाब दिया, नहीं मुझे उसकी शादी के बारे में कुछ नहीं पता था, बस मुझे ये पता था उसके घर में उसकी बड़ी बहन की शादी होने वाली है। पिया लव मैरिज कर रही थी, पता नहीं फिर पूर्वी की क्यों शादी हो गई। नित्यम ने उसकी तरफ देखा और उसे सारी बात बताने लगा। एक्चुअली पिया आरव से ही प्यार करती थी और वो उसी से शादी करने वाली थी, पर शादी के वक्त तो वहां से भाग गई और उसके जाने के चलते में दोनों फैमिलीज में पूर्वी और आरव की शादी करवा दी। ये कितना बड़ा गलत काम किया। अवनी ने एकदम ही हैरानी के साथ अपनी राय थी और उसकी बात सुनकर नित्यम ने पूछा, ऐसा क्या गलत कर दिया? दोनों फैमिली इसको अपने इज्जत बचानी थी। अवनी ने उसे घूरा और उसे घूरते हुए बोली, क्या कहा तुमने? नित्यम ने जैसे ही उसकी ये नज़र देखी वो मुस्कुराया और उसे मुस्कुराते हुए कहा, आई नो बहुत गलत हुआ, लेकिन दोनों फैमिली में कुछ ना कुछ सोच कर ही ये करवाया। पिया चली गई उसके बाद दोनों फैमिलीज को कुछ तो सोचा था, लेकिन ये बहुत बड़ा गलत काम हुआ है। पूर्वी का क्या? आरव तो अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन उस पर निकाल लेगा, लेकिन वो किस तरह रहेगी? उसके साथ गलत हुआ वो हमेशा से ऐसी, वो अपने लिए कुछ बोलती नहीं है, इसीलिए लोग उसके साथ कुछ भी करके चले जाते हैं। नित्यम मुस्कुराया और उसने उसे सुनाते हुए कहा, और ये तुम कह रही हो? अवनी ने जैसे ही ये सुना ब्लैंक हो गई और वो इधर उधर देखने लगी। नित्यम उसे आईना दिखाने की कोशिश कर रहा था, ये बात उसे समझ आ गई थी। उसने कुछ पल तक उसे देखते रहने के बाद कहा, यही होता है जब हम अपने में खुद नहीं बोलते तो लोग ऐसा ही करते हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने, पूर्वी के साथ गलत हुआ मैं मानता हूँ। रेयान तुम्हारे साथ यही गलत करने की कोशिश कर रहा है, मैं तुम्हारे आगे खड़ा हो जाता हूँ ताकि वो तुम्हें कुछ ना कह सके, लेकिन जब तक तुम चुप रहोगी तब तक वो ऐसा करता रहेगा, तो इसीलिए तुम्हें उससे खुद डील करना चाहिए ताकि वो तुम्हें कुछ ना कहे, तुम्हें कुछ ना सुनाए। तुम बहुत समझदार हो, बहुत स्ट्रांग भी हो, ये मैं जानता हूँ, इसीलिए तुम्हें अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए उसके सामने। अवनी उसकी बात सुनकर उसको देखने लगी। उसकी बात कहीं ना कहीं पूरी तरह से सही थी। रेयान जब जब उसके सामने आता था वो काफी शांत पड़ जाती थी, पर उसने एक बार ये किया था, उसके बाद आज फिर पार्टी में नित्यम ने देखा रेयान उसे धमकाने की कोशिश कर रहा था और वो उसे अवॉइड करके वहां से भाग गई थी। ये चीज उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वो चाहता था अवनी डटकर उसके सामने खड़ी हो, उसे मुंह तोड़ जवाब दे, और जब उसने ये नहीं किया तब उसे पर गुस्सा भी आया, इसीलिए उसने इस तरह से उसे समझाया। अवनी ने जब ये सुना अब उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसकी आंखों में इस तरह आंसू देखकर नित्यम नासमझी से उसे देखने लगा। उसने एकदम ही सवाल किया, अरे तुम अब रो क्यों रही हो? अवनी का रोना बढ़ गया और ये देखकर नित्यम परेशान होने लगा।